नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। चक्राता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि जोशीमठ में आई आपदा के कारण पूरा शहर प्रभावित हो गया है, जहां की जमीन लगातार धंस रही है, जिसके कारण कई मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जमींदोज होने के कगार पर हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। हमारी मांग है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की तर्ज पर जोशीमठ के पीड़ितों को भी मुआवजा देने का काम सरकार करे। प्रीतम सिंह ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी सवाल उठाते हुए सरकार से सभी भर्ती परीक्षाओं की फिर चाहे वो किसी भी कार्यकाल की हो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। भर्ती परीक्षाओं की जांच की मांग की गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी कार्यकाल में भर्ती हुई है, चाहे सरकार जिस किसी की भी रही हो, भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं 3 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में गिरफ्तार हुए 2 आतंकियों में से एक आतंकी की तलाश उत्तराखंड पुलिस भी कर रही थी। दरअसल एक हत्या के मामले में जगजीत सिंह जग्गा 2018 से हल्द्वानी की जेल में बंद था, जो पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आया था, लेकिन उसके बाद से जगजीत सिंह जग्गा फरार है और इसकी तलाश उत्तराखंड पुलिस कर रही थी। लेकिन जगजीत सिंह जग्गा को दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि जगजीत सिंह जग्गा उत्तराखंड पुलिस के लिए पहले से ही वांटेड है, जो पैरोल खत्म होने के बाद फरार था। गणतंत्र दिवस को लेकर उत्तराखंड के सभी जनपदों में एसएसपी को इनपुट मिलने पर सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस संबंध में जो अभी हमने एसएसपी उधम सिंह से अपडेट लिए हुए हैं, ये एक मुकदमा मर्डर के मुकदमे में ऑलरेडी जेल में था, अंडर ट्रायल पे वो पैरोल जंप कर लिए हैं। उसके बाद हम भी ढूंढ रहे थे, फिर बीच में अभी इनपुट आया कि वॉज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। अब हमारा टीम वहां पे गई हुई है, पूरा हमारा टीम भी पूछताछ कर रही है। जब जैसे टीम वापस आएगी हमारा सारा आपको बता सकेंगे। जोशीमठ भूधसाव से प्रभावित छात्र छात्राओं की परेशानी देखते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मीडिया से बातचीत में बताया कि जोशीमठ आपदा के प्रभावित छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी गई है, यानी जोशीमठ के छात्र अपनी सुविधा के हिसाब से प्रदेश भर में कहीं भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दे सकेंगे। इसके मद्देनजर प्रभावित छात्र छात्राओं से परीक्षा केंद्र के लिए विकल्प भी मांगे जाएंगे। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसको लेकर विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जोशीमठ में आपदा प्रभावित छात्र छात्राओं के लिए बड़ा आदेश जारी किया। उन्होंने ये कहा कि जो प्रभावित छात्र छात्राएं हैं वो प्रदेश में कहीं भी किसी भी परीक्षा केंद्र पर बोर्ड की परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जोशीमठ जो है पूरे क्षेत्र में जब वहाँ रहा तो सरकार की तरफ से हर प्रकार की छूटें वहाँ पे दी गई हैं।
बिजली के बिल भी जो है हमने माफ़ किए हैं, पानी के बिल भी माफ़ किए हैं। वहाँ जितने आपदाग्रस्त लोग हैं उनके रहने की व्यवस्था भी कर दी। तो जब छात्रों से मैं मिला तो उनका भी कहना था कि हमको जो बोर्ड के पेपर हैं, चाहे CBSE के हैं चाहे उत्तराखंड बोर्ड के हैं, तो आज ही मैंने अभी बैठक की है शिक्षा विभाग की, और CBSE बोर्ड के उसको भी मैंने बुलाया था उन लोगों को, और उसमें निर्णय लिया गया कि छात्रों से ऑप्शन लिया जाएगा। वहीं जोशीमठ में आई आपदा के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रभावित लोगों को अभी तक स्थायी विस्थापन नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। प्रभावित परिवार सरकार और प्रशासन से स्थायी विस्थापन की मांग कर रहे हैं। वहीं आक्रोशित परिवार ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है, उन्हें भी होटलों की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। बातें कोई नहीं सुन रहा। अब 2 तारीख छोटे छोटे बच्चे लेके हम रोड पे घूम रहे और कोई हमारी मांगे नहीं सुन रहा। हम क्या बोल रहे और हम 2 तारीख से ऐसे बेघर हो रखे, इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ रखे हम, और नाम हमारा कहीं लिस्ट में हमारा नाम आ ही नहीं रहा, जो हम 2 तारीख से ऐसे बेघर हो रखे। जोशीमठ नगर में भूधसाव आपदा में राहत और बचाव समित विस्थापन हेतु प्रशासन युद्धस्तर पर काम कर रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड ने जोशीमठ क्षेत्र में पहले से ही विस्थापन की बाट जो रहे उर्गम घाटी के तल्ला बड़गिंडा गांव के 41 प्रभावित परिवारों और नंदानगर घाट प्रखंड के धूनी क्षेत्र के 5 परिवारों को भी विस्थापन देकर जोशीमठ नगर के भू आपदा प्रभावितों को एक संदेश दिया है कि यहां के प्रभावितों पर भी सरकार अपेक्षाकृत सकारात्मक निर्णय लेगी। फिलहाल GSI के वैज्ञानिकों ने भी जोशीमठ नगर के प्रभावित परिवारों के लिए 4 स्थानों ढाक, कोठीबाग, उद्यान विभाग और पीपल कोठी को सुरक्षित घोषित कर दिया है, जिसके चलते प्रशासन अब इन स्थानों पर प्री फैब्रिकेट हटों का निर्माण करने के लिए परीक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद ही इन चयनित स्थानों पर प्रभावितों का विस्थापन कराया जाना है। आपको बता दें कि जोशीमठ में प्रशासन युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य कर रहा है और तमाम लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है जो प्रभावित हैं भूधसाव से। आपको बता दें कि इसी को लेकर प्रशासन रात दिन युद्धस्तर पर काम कर रहा है और लोगों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में युद्धस्तर पर शासन और प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रभावितों को लगातार राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
राहत और बचाव कार्य को लेकर प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। शासन के स्तर से भी लगातार नजर रखी जा रही है ताकि जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावितों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की उन्हें कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि शासन से लेकर प्रशासन तक हर स्तर पर प्रभावितों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि दरारग्रस्त भवनों की संख्या है 849। जोशीमठ आपदा के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। असुरक्षित भवनों की संख्या है 165। विस्थापित परिवारों की संख्या है 237। विस्थापित लोगों की कुल संख्या 800। पीपल कोठी में अस्थायी राहत विस्थापन हेतु भवनों की संख्या है 491। पीपल कोठी में अस्थायी राहत शिविर की क्षमता है 2205 लोगों की। दरारग्रस्त भवनों की संख्या है 849। असुरक्षित भवनों की संख्या है 165। विस्थापित परिवारों की संख्या है 237। कुल बांटे गए खाद्यान्न किट हैं 264। अब तक बांटी गई राहत सामग्री की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कुल बांटे गए कंबल हैं 360। दूध 842 लीटर अभी तक बांटा जा चुका है। हीटर ब्लोअर की संख्या 55 है। डेली यूज किट 36 बांटे गए हैं। अन्य सामग्री 642 किट बांटी गई है। स्वास्थ्य परीक्षण 637 लोगों के किए गए हैं। पशुओं का जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो 33 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ है। अलाव 10 जगहों पर क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं सिडकुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत ने लोहड़ी के मौके पर शराब पीकर जमकर हंगामा किया था। इस मामले में अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिडकुल के एमडी रोहित मीना से बात करके रीजनल मैनेजर गिरधर रावत को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। मामला बढ़ता देख सिडकुल के मैनेजर ने माफीनामा भी लिखकर दिया था, लेकिन जैसे ही मामला कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सामने आया, उन्होंने गिरधर रावत को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। मुझे एक शिकायत मिली थी, यहाँ के सिडकुल के क्षेत्रीय प्रशासक द्वारा किसी महिला के साथ हत्या की गई है। उन्होंने उनसे माफी मांगी है। वो शराब के नशे में थे, ऐसा आप के द्वारा बताया गया है। और मैंने तुरंत सिडकुल के एमडी रोहित मीना से दूरभाष से बात की है। उनको सस्पेंड किया जाएगा। पूरी प्रकरण की जांच की जाएगी और जांच में अगर और दोषी पाए जाते हैं और भी इससे बड़ी सजा उनको दी जाएगी, क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। कहीं भी किसी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं है। ये हमारी सरकार का संकल्प है। बिल्कुल पॉजिटिव हमारी सरकार चल रही है और कहीं भी कोई मामला संज्ञान में आता है सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। वहीं उधम सिंह नगर के जिले के जसपुर में उप जिलाधिकारी केंद्रीय भंडारण निगम में निरीक्षण पर पहुंची, जहां उन्होंने गोदाम में रखे चावलों का सैंपल लेकर जांच करवाई। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि केंद्रीय भंडारण निगम में गोदाम की जांच की जा रही है। डीएसओ द्वारा एक केमिकल दिया गया था जिसके द्वारा जांच की जा रही है। जो भी फैक्ट्रियों द्वारा चावल यहां भेजा जा रहा है उसके सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 4 लॉट की जांच की जा रही है जो सही पाई गई है और लगातार कार्रवाई चल रही है। जिस लॉट में अनियमितता पाई गई उस राइस मिल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पर कार्रवाई चली रही है और इसमें जो हम लोगों ने सैंपल लिए थे उसमें पिछले कुछ समय में जो हमारे डीएसओ साहब हैं उन्होंने कुछ एक केमिकल दिया था जिसमें कि जो भी हमारी फैक्ट्री द्वारा यहाँ पर राइस निकाला जा रहा है तो उसके सैंपल लेने थे और उसी के क्रम में आज हम यहाँ पर आए हुए थे। अभी तक तो हमारे द्वारा 4 लॉट की जाँच कर दी गई है जो कि अभी तक सही पाए गए हैं और अभी लगातार ये कार्रवाई चल रही है। जो अनियमितता पाई जाती है क्योंकि जो हम लॉट के हिसाब से करें, लॉट का मतलब है कि की होगी तो उनके खिलाफ फिर हम लोग यहाँ से कार्रवाई के लिए लिख देंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में पूर्ण शासकीय मान्यता के देने के उद्देश्य से भारत सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन 2017 में गठित की गई थी, जिसके बाद अब इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी 6 साल के बाद अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपने जा रही है, जिसके बाद EMA को एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करने और पूर्ण शासकीय मान्यता देने का रास्ता साफ हो गया है, जिसे देश के लाखों चिकित्सकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी कड़ी में हरिद्वार के चिकित्सकों ने EMA के केंद्रीय कार्यालय बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस ज्वालापुर के सभागार में बैठक आयोजित कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। आज EMA इंडिया के हरिद्वार जनपद तथा उत्तराखंड की इकाई के द्वारा हर्ष संस्कृत कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिकॉग्निशन के लिए जो IDC कमेटी बनी हुई थी 6 साल पहले, और वो 6 साल तक जो है प्रपोजल्स EMA ने दिए और EMA ने एविडेंस दिए और वो क्राइटेरिया साथ पूरे करने के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IDC ने एक रिपोर्ट जो है वो देने जा रही है। कोतवाली रानीपुर में नाले में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुलिस ने सूचना मिली थी कि नाले में महिला का शव है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव करीब 30 साल की महिला का बताया जा रहा है। वहीं हरिद्वार SSP अजय सिंह ने बताया कि गैस प्लांट चौकी के पीछे नाले में शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर शव को नाले से बाहर निकलवाकर उसका पंचनामा भरा गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया गया है। में कि एक 40-45 साल की उम्र की महिला का जो है एक शव नाले में गिरा हुआ है और नाला भी बहुत गहरा नहीं था, बहुत नॉर्मल जिसमें पानी जाता है, और ये इंडस्ट्रियल एरिया के पास की बात थी। चूंकि महिला से संबंधित अपराध से सूचना थी, इस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। प्राथमिक रूप से देख के ऐसा लगता है कि कोई नेचुरल घटना नहीं है कि कोई चलते में या किसी कारणों से नाले में गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। कहीं ना कहीं जो शव का जो गिरने की जगह थी और जो परिस्थितियां थी वो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। चूंकि अभी उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसको पोस्टमार्टम के बाद और मृत्यु का कारण भी स्पष्ट हो पाएगा। उत्तरकाशी के सालरा गांव में मंदिर में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट के मामले में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने पौड़ी में आक्रोश व्यक्त किया। मामले को लेकर युवजन सभा ने जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मनमोहन सिंह ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की भी उनके द्वारा मांग उठाई गई है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये घटनाएं निरंतर मतलब अनुसूचित जातियों पे दलितों पे हो रही है, ये घटनाएं ना हो, क्योंकि भगवान सबका है, सबका ही भगवान, इंसान जो पैदा हो गया सबका भगवान होता है। तो इस तरह से जो है गलत हरकतें ना करें और शासन इसमें कदम गहरा से गहरा कदम उठाए और उनको जो दोषी हैं उनको सजा दी। आज हम जिला अधिकारी को एक ज्ञापन देने गए हैं। जो उत्तरकाशी मोरी की जो घटना हुई है दलित युवक के साथ, हम उस घटना का बहुत विरोध करते हैं। आइंदा से कोई ऐसे अपराध ना हो, और हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। अगर वायदे उनको सजा नहीं होती है तो कांग्रेस जन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाए। काशी के इस प्रकरण में जो यहाँ पे एक
प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला है, उसने जांच से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन हमारे माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है, तो उसी क्रम में वो लोग मिले थे। वहीं 2024 तक जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे, जिसको लेकर सीएम धामी ने जेपी नड्डा को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर माननीय जेपी नड्डा जी के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में आपके कुशल नेतृत्व में पार्टी ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। निश्चित तौर पर फिर से आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन में बीजेपी आगामी चुनाव में नई बुलंदियों को छुएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसके लिए 81,315 छात्रों, 11,868 शिक्षकों और 5,496 अभिभावकों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड के 2 बच्चों का भी चयन हुआ है। प्रदेश भर के करीब 10 लाख बच्चे 27 जनवरी में होने वाले पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूली बच्चे होंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों में 6ठे संस्करण में बच्चों से पीएम मोदी सीधा संवाद करेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा के इस आयोजन में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल भी जुड़ेंगे। पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के विषय में एक किताब एग्जाम वॉरियर्स भी लिखी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विगत 25 नवंबर से 30 नवंबर तक अलग अलग थीम पर ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। इन्हीं में से 27 जनवरी को होने वाली परीक्षा पर चर्चा के लिए उत्तराखंड के 2 बच्चे चुने गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।